विद्या का अधिकार देना और जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसे हमारी सफल बनाना। हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर सचिन जी शर्मा के द्वारा आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जब आएंगे तब हेलो हेलो विजय जी, सभी संस्था की जानकारी करवा देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वे मंच पर आसीन होवें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और अपने दोनों हाथ ऊंचे करके हमारे बीच सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत डॉक्टर सचिन जी शर्मा जी के लिए। आपको ही ले रहा हूं मैं। ये ऊर्जा चाहिए मुझे, ये ऊर्जा बहुत बढ़िया। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद मेरे बच्चों, तुमने मेरी बात मान ली और मेरी लाज रख ली, क्योंकि मैं मेरे अतिथियों को बोलकर आया हूं कि आज आपको पूरे इंदौर की ऊर्जा में इस हॉल में देने वाला हूं। सभी का धन्यवाद। अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ही उत्साह मुझे हमारे बीच जो हमारे महागुरु उपस्थित होंगे उनके लिए भी देना है। एक बार संचालक महोदयों से निवेदन है, विद्यालय के पधारे गए संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को व्यवस्थित बैठाकर आगे आ जाएं। उनके लिए आगे कुर्सियां लगाई गई हैं और कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और सभी टीचरों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों के बीच बैठकर या खड़े रहकर बच्चों को अनुशासन बनाए रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो गुरु मंत्र का कार्यक्रम है एक अशासकीय स्कूलों की महासंस्था कहूंगा मैं तो, क्योंकि संस्था तो मैंने बहुत देखी है जो बहुत छोटे छोटे कूड़ों में बटी है। ऐसी संस्था के बैनर तले ये मंत्र का कार्यक्रम होने जा रहा है। और जैसी आपने संस्थाएं देखी होंगी वैसी तो इस संस्थाओं की बहुत सारी शाखाएं हैं जिन्हें हम हमारे क्षेत्र की इकाइयों के नाम से बोलते हैं। कई सारी इकाइयां हैं, हमारी एरोड्रम इकाई में है जहां से श्री विजय जी तिवारी नेतृत्व करके अपने विशाल समूह को साथ में लिए हुए हैं। मूसाखेड़ी क्षेत्र से है श्री सूरज जी कनोडिया जी हैं। मांगलिया क्षेत्र से हैं श्री रतनलाल जी परमार हैं। विजयनगर क्षेत्र से हैं श्री अजय जी पावड़े हैं। परदेसीपुरा क्षेत्र से मेरे सबसे कर्मठ भाई सुजीत जी वर्मा हैं। बाणगंगा क्षेत्र से हमारे श्री मनोज जी जैन हैं। सांवेर क्षेत्र से, सांवेर रोड क्षेत्र से श्री नीलेश जी दीक्षित हैं और द्वारकापुरी क्षेत्र से सुरेंद्र जी जायसवाल हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई शाखाएं हैं। उन छोटी छोटी शाखाओं से एक बरगद रूपी जो वृक्ष बना है वो है संस्था सहयोग, जो कि कई सारे स्कूलों की संस्था है। हमारे ऐसे तो बड़े नेता हैं पर आज तो एक संचालक के रूप में उपस्थित हैं मेरे भाई साहब कमल जी वाघेला। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री MIC मेंबर श्री संतोष सिंह जी गौर, जो कि स्कूलों को लगातार अपना सहयोग देते हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्था द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत।
अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे भाई सत्य कुमार जी पटेल से कि वे आएं और हमारे संस्था की एक जानकारी आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानियों को देने का कष्ट करें। श्री सत्य कुमार जी पटेल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी हमारे संचालक बंधु, सभी सहयोगियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सचिन शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। आज से 10 वर्ष पूर्व का समय यह होता था कि संचालक बंधु केवल अपने काम से काम रखते थे और संचालक बंधुओं में अन्य संचालक बंधुओं के प्रति उतना प्रेम नहीं होता था। तो संस्था सहयोग का जब गठन हुआ तो ये हुआ कि बच्चों में प्रेम है, प्रेम से हम पढ़ाते हैं, शिक्षकगण अपना प्रतिनिधित्व अच्छे से निभाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि संचालकों के मन में उतना प्रेम नहीं है? तो एक भावना होती थी कि इनके बच्चे हमारे पास में आ जाएं, इधर के बच्चे और हो जाएं, कैसे भी हमारी संख्या बढ़ती रहे, कैसे अभी ग्रोथ होती रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि जब शासन हमारे ऊपर निरंकुशता से नए नए आदेश थोप देता था, तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं सभी संचालक बंधुओं के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। तो संगठन का निर्माण हुआ और संगठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। संस्था के माध्यम से विद्यालय के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं, पेंटिंग कंपटीशन, जैसे भी 2 दिन पहले अहिल्याश्रम क्रमांक 2 में लगभग 1000 बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। समय समय पर संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन, मुफ्त दवाई वितरण, शैक्षिक सामग्री का वितरण समय समय पर किया जाता है। संस्था हमारे सभी विद्यालय बंधुओं के लिए, विद्यालय के संचालक बंधुओं के लिए एक साख संस्था का गठन कर संस्था के अंदर जो टीचर्स गण होते हैं वो भी बहुत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग से होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उत्थान हो, इसके वजह से सहकारी संस्था का भी गठन किया जा रहा है। शासकीय विद्यालयों के फंड स्थापित कर विद्यालय परिवारों को समय समय पर आकस्मिक सहायता राशि उपलब्ध कराना ये संस्था का उद्देश्य है। अंतर्राज्यीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का गठन कर बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना, यह भी संस्था का उद्देश्य रहा है। समय समय पर राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन संस्था के माध्यम से होता रहा है। और प्यारे बच्चों, संस्था शैक्षणिक के साथ में रोजगार उन्मुखी गतिविधियों का भी संचालन समय समय पर करती रहती है। विद्यालय के संचालक बंधुओं के हितों की रक्षा करने के लिए संस्था सहयोग कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और समय समय पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन
के माध्यम से विद्यालय संचालकों, विद्यालयों के हित के लिए समय समय पर उनके साथ में, प्रत्येक विद्यालय के साथ में खड़ी रहती है। आज के समय में संस्था में लगभग 800 लोगों का परिवार है, हमारा अशोक लोगों का संगठन है। और बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपने वाणी को विराम देने के पहले और एक बार मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। धन्यवाद पटेल साहब, आपने जो संस्था की एक संक्षिप्त जानकारी दी है, शायद मुझे ऐसा लगा जो मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था कि एजुकेशन के क्षेत्र में अब कोई सा ऐसा गली, हाँ गली बोला जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि रोड तो बहुत है, गली ऐसी नहीं रह गई जहाँ संस्था नहीं पहुँच पाई और जहाँ संस्था संघर्षरत नहीं है। हमारे बीच हमारे अतिथि पहुँच चुके हैं, पर मैं सचिन जी सोच रहा था कि अभी गुरुजी भी आ रहे हैं, फिर साथ में आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे सहयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अजय जी कुशवाहा जी का कि वे मंच पर आएं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि संस्था जो मेन बॉडी काम कर रही है, उसके साथ साथ वर्किंग कमेटी भी बनाई गई है। उस वर्किंग कमेटी का उद्घोषणा, साथ ही साथ उस वर्किंग कमेटी के दायित्व के बारे में हमें हमारे संस्था सहयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय जी कुशवाहा आप सभी को व्यक्तित्व देने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अध्यक्ष महोदय जी के लिए। भारत माता की। आप लोगों के लिए आज ये बच्चों का कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनके विषय में भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। आप सभी लोगों को मालूम कि सहयोग अशासकीय विद्यालय संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में होने वाला था, जहाँ पे बहुत बड़ा एक हॉल है, उसमें 6000 बच्चे लगभग बैठ सकते हैं। मगर वहाँ पे खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम होने के कारण वो हमको हॉल मिल नहीं पाया और फिर हमने कम संख्या में यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मगर हम देख रहे हैं कि पूरी जो कुर्सियाँ यहाँ पे भरा चुकी हैं और आपका उत्साह हमारी संस्था को और ऊर्जा दे रहा है कि हम आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगले वर्ष जब हम कार्यक्रम करें तो आज हम 2000 के लगभग हैं और बास्केटबॉल में अगले वर्ष कार्यक्रम में हम 6000 लोगों के साथ उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम हो, ऐसा हम आप सब लोग से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे क्योंकि भारत का भविष्य आप हैं। आपको मार्गदर्शन की जो समय रहता है, आपको मार्गदर्शन का समय अच्छे जो हमारे स्पीकर हैं जो बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई साहब मंच पे आ गए हैं और हमारे पार्षद कमल जी बाघेला और पूर्व MIC मेंबर श्री संतोष जी गौर का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मंच पर स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया कि संस्था सहयोग के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। संस्था सहयोग की एक जो मेन बॉडी है जो अभी कार्य कर रही है, मगर अब हमने एक वर्किंग कमेटी बनाई है जो अब आने वाले कार्यक्रमों को मेन बॉडी से तालमेल रखते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे के कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। तो मैं सर्वप्रथम इसमें जो वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे श्री मुन्ना जी ठाकुर, जो वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष रहने वाले हैं, और उपाध्यक्ष में अक्षत जी गौतम, हरे राम जी कुशवाहा, भूपेंद्र जी ठाकुर और प्रमोद जी धोलिया, जो अभी आपके सामने यहाँ पे संचालन कर रहे थे। और सचिव में है श्री राधे श्याम जी जामले, सह सचिव में श्री आनंद जी जायसवाल, कोषाध्यक्ष में श्री सत्य कुमार जी पटेल और अशोक जी यादव, संगठन मंत्री में श्री अब्दुल हफीज बनारसी और श्री आकाश जी पटेल। कार्य समिति जो सदस्य रहेंगे सुधीर जी गौतम, दिनेश जी चौहान, पवन जी ठाकुर, सुजीत जी वर्मा,
अजय जी पावड़े, सुरेंद्र जी जायसवाल, मनोज जी जैन और हमारे जो वरिष्ठ सलाहकार मार्गदर्शन जो हम उनको बोलेंगे, श्री राकेश जी जैन, शिव नारायण जी मिश्रा, एल के प्रजापति, शंभू दयाल जी शुक्ला। ये हमारी अब नई बॉडी भी अब दो तरीके से काम हो गया, जो मतलब जो अभी तक सर ने बताया कि हम संस्था सहयोग के माध्यम से विद्यालयों के हित में क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, मगर अब जब दो बॉडी काम करेगी तो निश्चित तौर पे विद्यालयों के हित में भी ज़्यादा काम होगा और बच्चों के हित में भी ज़्यादा काम होगा। अब मैं इसकी शपथ विधि का कार्यक्रम के अंत में होगा और मैं जितनी भी अभी घोषणा करी है, कार्यक्रम के अंत में सभी लोग यहाँ पे शपथ विधि के पास लिए तुरंत मंच के पास में उपस्थित होंगे। मैं वापस प्रमोद जी धोलिया से निवेदन करूंगा आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। प्रमोद जी। धन्यवाद अजय जी। आपने जो इस संस्था को एक नई ऊर्जा देने के लिए आपकी जो एक सहयोगी कमेटी का निर्माण किया है, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी इस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स को। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के लिए। हमारे बीच हमारे महागुरु, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंडित विजय शंकर जी मेहता हमारे बीच कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। उस सभी के पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी मेन बॉडी के सचिव श्री आशीष जी तिवारी जी को। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी मेन बॉडी के सचिव श्री आशीष जी तिवारी सभी हॉल में उपस्थित सभी स्कूल संचालकों से मेरा निवेदन है कि उन लोगों के लिए आगे कुर्सियां लगाई गई हैं, वे अपने बच्चों को बैठालकर आगे आ जाएं। आप लोगों के लिए आगे कुर्सियां सुरक्षित हैं। शायद सचिव महोदय व्यवस्थाओं में कहीं बिजी हैं, इसीलिए कार्यक्रम इतना सफल हो पाता है कि सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी दायित्व लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री सूरज जी कनोडिया जी को कि वे मंच पर आएं और संस्था के इस कार्यक्रम के बाद जो अगला कार्यक्रम होने वाला है, जो काफ़ी सारा भव्यता लिए रहेगा, उस कार्यक्रम की जानकारी के लिए श्री सूरज जी कनोडिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि पधार रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय पंडित विजय शंकर मेहता जी, आदरणीय श्री सचिन शर्मा जी और हमारे पार्षद महोदय, हमारे MIC मेंबर, संस्था सहयोग के सभी साथीगण, विभिन्न विद्यालयों के संचालकगण और प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम आज आपके लिए रखा गया है। इसके पश्चात संस्था सहयोग द्वारा जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विभिन्न विद्यालय के डायरेक्टरों के लिए किया जाना है, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ।
संस्था सहयोग द्वारा प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के संचालकों के लिए किया जाता है। इसमें कुल मिला के 11 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें एक पुरस्कार स्वामी विवेकानंद पुरस्कार है। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए एक विद्यालय संचालक को दिया जाना है। साथ ही 10 ज्योतिबा फूले पुरस्कार दिए जाते हैं जो विभिन्न विद्यालय संचालकों को दिए जाना है। इसके साथ ही में ये 11 अप्रैल को 2000 को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। धन्यवाद। हेलो, सभी से मेरा निवेदन है, सर 1 मिनट रोकिए, सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने आसन से खड़े हो जाएं। सभी बच्चों से निवेदन है, हमारे बीच गुरुओं के गुरु महागुरु पंडित विजय शंकर जी मेहता हमारे बीच पधारे हैं। इंदौर की ऊर्जा का आज परिचय देना है बहुत ही करतल ध्वनि से। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महागुरु श्री विजय शंकर जी मेहता, सभी दूर से आशीर्वाद लीजिए उनसे, मेरा निवेदन है। उनके आसपास 5 मीटर के क्षेत्र में एक सकारात्मक एरिया चलता है, उनके साथ हमारे बीच पधारे हमारे महागुरु आदरणीय श्री पंडित विजय शंकर जी मेहता, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। सभी से मेरा निवेदन है, अभी अपने स्थान पर ही खड़े रहें। सभी बच्चों से, क्योंकि जब गुरु बैठता है उसके बाद हमारा नंबर के हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोगों से कि हमारे बीच जब हमारे अतिथि उपस्थित हों तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, वही करतल ध्वनि मैं यही कहना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री पंडित जी से, सभी से मेरा निवेदन है बच्चों से कि वे शांति बनाए रखें और आज के इस गुरु मंत्र के कार्यक्रम में जो आपको एक महामंत्र मिलने वाला है, पंडित जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इधर ही दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और यही कहना चाहूंगा सभी मेन बॉडी और सभी वर्किंग कमेटी के कार्यकर्ता भाइयों से मेरा निवेदन है वे शीघ्र मंच पर आ जाएं। मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी शीघ्र मंच पर आ जाएं। मेन बॉडी के कार्यकर्ता अक्षत गौतम जी, गब्बर जी, जल्दी से सभी मंच पर आ जाएं। जैसी रोशनी होती है दीपक से वैसा ही सब में जोश भर दो। जैसी रोशनी होती है दीपक से वैसा ही सब में जोश भर दो। पावन किया मंच को आपने, अरे पावन किया मंच को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। जोरदार तालियां, वही तालियां 5 मिनट की तालियां। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच आप सभी की आज्ञा हो तो सभी बच्चे बैठते हैं। जैसा कि इंदौर में स्वच्छता प्रथम है और मैंने गुरुजी के चरणों में निवेदन करा था कि गुरुजी इंदौर स्वच्छता के साथ साथ ऊर्जा और जोश और उत्साह के क्षेत्र में भी प्रथम है। तो मैं एक बार हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि
के सम्मान में, क्योंकि सम्मान में कोई शब्द नहीं है हमारे पास उनके कहने के लायक, वो शब्द सारे छोटे पड़ जाते हैं, तो केवल हम उनको क्रिया करके ही अभिनंदन कर सकते हैं। वे मंच पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार फिर से मेरे लिए ताली बजा दीजिए हमारे पंडित जी। मैं निवेदन करूंगा श्री विजय जी दुबे से कि वे मंच पर आएं और अतिथि स्वागत और अतिथि सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। श्री विजय जी दुबे। कहते हैं भारत की परंपरा होती है कि अतिथि देवो भवो। अतिथि जो होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है। उसी श्रृंखला में श्री अजय जी कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित पंडित जी का स्वागत शॉल, श्रीफल, माला और शॉल से किया जावे। आशीष जी तिवारी से निवेदन करूंगा वे भी स्वागत करें। सुनील जी यादव जी से निवेदन करूंगा वे भी स्वागत करें। मुन्ना जी ठाकुर से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं और इस स्वागत की वेला में सहयोग करें। सत्य कुमार जी पटेल, आकाश जी पटेल, राधेश्याम जी जामले, जामले सर ऊपर आओ यार, अशोक जी यादव, हरे राम जी कुशवाहा, कुशवाहा सर, कुशवाहा, सभी साथीगण मेरे भाई आ जाएं। और मैं स्वयं भी चाहूंगा कि ऐसे महान संत के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित हमारे कैरियर के सबसे बड़े ड्राइवर, आज वो ड्राइवर अपनी कैरियर की बस आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन और स्वागत किया जाए। शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला और अपनी अपनी भावनाओं के साथ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सचिन जी शर्मा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। मुन्ना ठाकुर सर, सर आ जाइए आप भी, हमारे फोटो को उतरा देना बाद में। ऐसे महान अनुभव व्यक्तियों का जब आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे विजय जी दुबे से कि वे हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि श्री संतोष सिंह जी गौर जी का दुपट्टे द्वारा अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा अशोक जी यादव से कि वे भी दुपट्टे द्वारा हमारे बीच उपस्थित श्री कमल जी वाघेला जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे बीच देखिए, यहाँ ऐसे कहते हैं गुरु परंपरा। हमारे जो आतिथ्य हैं उन्होंने बोला कि हम स्वागत नहीं करते हुए हम गुरु जी का स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे बीच हमारे संतोष सिंह जी गौर, कमल जी वाघेला, टीनू जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आकाश जी पटेल से, हरे राम जी कुशवाहा जी से, सत्य कुमार पटेल जी से कि वे स्वागत करें। आशीष जी भाई से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित रवि जायसवाल जी की कृपया पे आ जाइए शीघ्र, अतिशीघ्र। और स्वामी जी का, हाँ जायसवाल जी आ गए हैं, वे भी स्वामी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। रवि जायसवाल जी, आप देख रहे हैं सबसे सामने जो काउंटर लगा हुआ है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे रवि जी एक बड़े ही सफल स्कूल के संचालक है। जोरदार ताली बजा दीजिए रवि जी जायसवाल जी के लिए। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना स्थान शीघ्र अतिशीघ्र ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। अब मैं सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करें
और जो संचालकगण पीछे बैठे हुए हैं वे भी आ जाएं, आगे कुर्सियां उन लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, इस अतिथि परिचय, शायद अतिथि परिचय बहुत छोटा और बहुत ही ऐसा शब्द हो जाएगा, क्योंकि आज सूर्य हमारे बीच है और कहते हैं कि सूर्य को दिया तो कोई कैसे दिखाया जा सकता है। फिर भी एक परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच श्री विजय जी दुबे से निवेदन करूंगा कि वे अतिथि परिचय करवाते हुए शपथ विधि को आगे बढ़ावे। श्री विजय जी दुबे। भारत माता की। परम पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता के चरणों में प्रणाम नमन है। आदरणीय डॉक्टर सचिन जी शर्मा को आप सभी लोग उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु जी से गुरु मंत्र लेने के लिए। अपने दो शब्दों के साथ में दोनों अतिथियों का परिचय कराते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सचिन शर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर सचिन शर्मा, जैसे आप बच्चे लोग अपने बचपन में या हम लोग अपने बचपन में कार्ड इकट्ठे किए करते थे, उसी तरह से सचिन शर्मा जी ने अपने पास डिग्रियां इकट्ठी की हैं। डॉक्टर सचिन शर्मा M.Com है, LLB आपके पास में है, आपने MBA किया है और साथ में आपने PhD किया है। ऐसे डॉक्टर सचिन शर्मा के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर सचिन शर्मा इस समय भोज यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर हैं और आपके 50 से भी ज़्यादा शोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सचिन शर्मा के निर्देशन में लगभग 8 से 10 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं। हमारे गुरु परमानंद जी कहते हैं, शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ। आज डॉक्टर सचिन शर्मा को साथ में देखकर उसकी अनुभूति होती है। डॉक्टर सचिन शर्मा स्वयं डॉक्टर हैं और उनके निर्देशन में 10 स्टूडेंट डॉक्टर बन चुके हैं और 10 बनने वाले हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर? तो अभी हम लेने वाले हैं डॉक्टर सचिन शर्मा से गुरु मंत्र। तो जोरदार तालियां डॉक्टर सचिन शर्मा जी के लिए। पंडित विजय शंकर मेहता, जैसे ही ये नाम आता है शब्द गौण हो जाते हैं, कंठ में वाणी अटक जाती है। ऐसा व्यक्तित्व कला, रंग, कर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ ऐसे व्यक्तित्व को हम सभी सत सत नमन करते हैं और जोर से हम पंडित जी के लिए नारा लगाना चाहते हैं, हमारे हनुमान। सब बोलेंगे हमारे। जय हो। तो पंडित विजय शंकर जी मेहता जल्दी 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 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम देते हुए हम सुनेंगे सचिन शर्मा जी को भी और पंडित जी को भी। पंडित विजय शंकर जी मेहता आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आपने लगभग 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं स्टेट बैंक को दी हैं। उसके पश्चात आप दैनिक भास्कर समूह के संपादक रहे, ब्यूरो चीफ रहे हैं आप, और अभी ब्यूरो सलाहकार आप दैनिक भास्कर के साथ में जुड़े कर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। पंडित विजय शंकर जी मेहता के आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज हैं और 2004 के कुंभ के पश्चात पंडित जी ने जीवन प्रबंधन पर बोलना शुरू करा। आपके व्याख्यान भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके व्याख्यान हुए हैं। पाकिस्तान में भी आपने संबोधन दिया है और साथ में अफ्रीका में भी आपने संबोधन दिया है। ऐसे गुरु हमारे बीच में हैं, उनसे हम गुरु मंत्र लेने वाले हैं। तो जोरदार तालियां ऐसे महागुरु के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको आपका आशीर्वाद मिलने वाला है, आपसे गुरु मंत्र मिलने वाला है। गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी संस्था की नई वर्किंग कमेटी घोषित हुई है। हम चाहते हैं कि 2 मिनट का समय
एक दो लाइन की शपथ आप उनको दिला दें, यदि आपकी आज्ञा हो तो वर्किंग कमेटी के सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी से मंच पर आ जाएं। वो आपको आज अद्भुत अवसर प्राप्त हो रहा है कि आपको शपथ महागुरु पंडित विजय शंकर जी मेहता दिलाने जा रहे हैं। वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष श्री मुन्ना जी ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री अक्षक जी गौतम, हरेराम जी कुशवाहा, भूपेन्द्र जी ठाकुर, प्रमोद जी दोलिया में स्वयं, श्री राधेश्याम जी जामले, श्री आनंद जी जायसवाल, सत्य कुमार जी पटेल, अशोक जी यादव, श्री अब्दुल हफीज बनारसी जी, श्री आकाश जी पटेल, श्री सुधीर जी गौतम, श्री दिनेश जी चौहान, श्री पवन जी ठाकुर अलवासा वाले, श्री सुजीत जी वर्मा, श्री अजय जी पावड़े, श्री सुरेंद्र जी जायसवाल, श्री मनोज जी जैन, श्री राकेश जी जैन, श्री शिवनारायण जी मिश्रा, श्री एल के प्रजापति जी, श्री शंभुदयाल जी शुक्ला, सभी आ जाएं और एक शपथ विधि का ऐसे महान व्यक्तित्व के समक्ष अपनी शपथ को पूरा करें। हेलो, ओम शांति। आप सभी लोग अपना नाम भी लेंगे और जिस पद पे हैं उस स्थान पे अपना पद भी बोलेंगे। मैं संस्था सहयोग की वर्किंग कमेटी के पद रूप में शपथ लेता हूं कि सदैव विद्यालय और विद्यार्थी के हित में निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करूंगी। सदैव संस्था की उन्नति और उद्देश्य के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है शीघ्र स्थान ग्रहण करें और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हमारे करियर की सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य आ जाएं और अपना गुरुजी के हाथों आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां हमारी नई वर्किंग कमेटी के लिए। और अब इसी के साथ आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में आ जाइए और शांत मन के साथ में गुरु मंत्र लेने के लिए कैरियर में आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बताने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं डॉक्टर सचिन शर्मा। जोरदार तालियां डॉक्टर सचिन शर्मा के लिए। भारत माता की। देखो, हमारा कोई भी कैरियर बने, हम कहीं भी जाएं, कितने भी बड़े बने, पर सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारी भारत माता है। और इतने सारे ऊर्जावान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से अनुशासित रूप से आप लोग बैठे हुए हैं, तो बाहर रोड तक ऐसी आवाज़ जाना चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन परम आदरणीय गुरु विजय शंकर जी मेहता के चरणों में मैं नमन करता हूं कि जिनका नियमित रूप से जो प्रबंध के रूप में मार्गदर्शन हमें दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से प्राप्त होता है, या कई कार्यक्रमों में जब उनको सुनना हुआ तो बहुत सारी जीवन की राह मिली। और आज जैसे आप लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि उनके समकक्ष बैठकर मैं उन्हें सुनूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। साथ ही संस्था सहयोग अशासकीय
स्कूल संघ के आदरणीय अजय कुशवाहा जी, विजय दुबे जी, मेरे मित्र आशीष तिवारी जी और यहाँ सामने बैठे बहुत सारे स्कूल के संचालक गण, बहुत बड़ी शक्ति है ये। मैं गुरु जी को बताना चाहूँगा कि एक एक स्कूल में हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर समूह बैठा हुआ है वो कोई साधारण समूह नहीं है। हम बोल सकते हैं कि शहर के 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा लगभग इतने बच्चों का नेतृत्व करने वाला समूह यहाँ पर बैठा हुआ है। सामने ही बैठे मेरे मित्र और संगठन में मेरे साथ काम करने वाले ऐसे टीनू जी जैन और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों। चूंकि आज हम लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम सभी को एक गुरु मंत्र मिलने वाला है जो हम गुरु जी से प्राप्त करेंगे, पर उसके पहले हम लोग कुछ चर्चा आपके कैरियर के संबंध में, भविष्य के संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी बात शुरू करें उसके पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस बार 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं? हाथ खड़ा करें अपना। चलिए, बहुत बड़ा, इन्हें बड़ी जो संख्या है वो 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट की है। अच्छा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं? और 12वीं कक्षा वाले? ठीक है। 10वीं से कम वाले भी स्टूडेंट हैं क्या, जो 9th या 8th वाले हैं? चलिए, यानी हम ये माने कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की है। तो बेटा, पहली चीज तो ये है कि अभी जो आप लोगों की जनरेशन है, या अब से कुछ समय बाद जब आप लोग कार्य शुरू करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप सबसे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी जो स्थितियां आ रही है देश की या दुनिया में, भारत जिस स्थिति में पहुंच रहा है वो हम बोल सकते हैं कि रोजगार की दृष्टि से, आपके कार्य की दृष्टि से, आपके व्यवसाय की दृष्टि से, आप कुछ भी जो काम करेंगे वो स्थितियां सबसे अनुकूल है। शायद आप लोग सब पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ चीजें आप लोगों ने यदि पढ़ी होगी, या कॉमर्स के विद्यार्थी बैठे हैं या साइंस के स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो पहली चीज आपने देखी होगी कि भारत जो है दुनिया अर्थव्यवस्था में हम टॉप 5 दुनिया के देशों में आ चुके हैं, और कुछ समय बाद, आज से 3-4 साल बाद, हम दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त कर लेंगे, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। इसके अलावा यदि आप लोग देखते होंगे तो अभी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर हमारे भारत के लोग वहां की लीडरशिप में नहीं हो। हमारे भारत के लोग ना सिर्फ हमारे भारत को तो चला ही रहे हैं, पर दुनिया का जो प्रमुख देश है, इंग्लैंड जैसा जो देश है जिसने हम लोगों के ऊपर राज किया, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया, क्या आप लोगों को यह मालूम है वहां का प्रधानमंत्री कौन है? अभी कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक हमारे भारत वंश का व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री है। ऐसे ही दुनिया में बेटा आप कई देश देखेंगे। जब अभी हमारे यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तो बहुत सारे देश जैसे मॉरिशस है, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं, या अलग अलग कैरेबियन कंट्रीज में आप देखोगे कि जहाँ पर भारत के लोग लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको हम मानते हैं वो अमेरिका है, वहाँ की लीडरशिप में भी भारतीयों की बड़ी भूमिका है। तो कहने का आशय ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि एक लीडरशिप हमारे हाथ में है। दूसरी प्रमुख आप बात देखेंगे तो दुनिया में जब आप लोग ये सुनते होंगे ना, आपके बहुत सारे बड़े भाई बहन हुए, भैया के कोई दोस्त हुए, या बहुत सारे हमारे परिचित लोग हुए, तो क्या बात करते हैं? अरे वो फलाने फलाने घर का व्यक्ति तो अमेरिका में वो बच्चा काम कर रहा है। आपको मालूम है उसका कितने रुपए का पैकेज है? उसको तो 2 करोड़ रुपए साल मिल रहे हैं। वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, वो ब्रिटेन में नौकरी कर रहा है, वो यूरोप के किसी देश में नौकरी कर रहा है और उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है जो सॉफ्टवेयर में काम कर रही है। अभी कल ही जब मैं दैनिक भास्कर पेपर देख रहा था और दुनिया के 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ सीईओ, यानी जो कंपनी को चलाने वाले प्रमुख लोग हैं, उसमें आधी से ज़्यादा संख्या हमारे भारतीयों की है। चाहे वो नाम सुंदर पिचई का हो या चाहे हम और कोई नाम ले लें, तो ऐसी बड़ी कंपनियों को चलाने वालों में भी भारत वालों की प्रमुख भूमिका है। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि जो भारत के लोग हैं वो भारत ही नहीं अपितु सारी दुनिया में राज कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा, खासकर यहाँ पर यदि पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं तो ये मेरा बातचीत उनके लिए है कि आज से कुछ साल पहले, या जब मैंने 12वीं कक्षा पास की थी, तो हम लोगों के सामने, हमारे पेरेंट्स के सामने मुश्किल से 2 या 3 चीज़ें होती थी जो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे। पहली बात,
बेटा क्या बनोगे, दो चीजें हमको सिखा दी जाती थी कि डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। मानो दुनिया में सिर्फ दो ही कैरियर होते थे कि आप यदि बायो से आप पढ़ के जाते हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो आपको डॉक्टर बनना है, या आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको जाकर इंजीनियर बनना है, या उसके आगे यदि हम सोच लें तो दो कैरियर और हुआ करते थे। आप यदि कॉमर्स से पास आउट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती थी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, या बैंकिंग वगैरह में नौकरी कर लेंगे, या अकाउंट्स की नौकरी कर लेंगे। और कोई आप विषय पढ़ रहे हो और यदि आप ज़्यादा होशियार है तो आप शासकीय परीक्षाओं की तैयारी कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। पर आप लोग सौभाग्यशाली लोग हो, और आप चूंकि कैरियर के हिसाब से अभी 10वीं कक्षा में हैं, आपके लिए भी आगे आने वाला काफ़ी समय पड़ा है। तो मैं आगे हमें गुरु मंत्र तो आदरणीय गुरुजी बोलेंगे, पर आपके बड़े भाई के रूप में मैं एक बात आज आप लोगों से बोल के जा रहा हूँ, और उसको आप मुट्ठी बांध लेना कि कैरियर उसी को बनाएंगे जो आपकी हॉबी है, जो आपकी चॉइस है, जो आपका दिल आपको बोलता है, अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि हाँ मैं इस काम में अच्छा हूं, वो कैरियर हो सकता है। क्या सोचा था किसी व्यक्ति ने कि घर में जो व्यक्ति छोटा मोटा खाना बनाता था, घर में अलग अलग प्रयोग करके कोई डिशेस बना के लाता था, कभी मम्मी को, पापा को, बड़ी बहन को बना के खिलाता था, आज उस क्षेत्र में बड़ा अच्छा कैरियर हो सकता है। एक शेफ, सेलिब्रिटी शेफ हो सकता है, संजीव कपूर बन सकता है, जिसको हम लोग टीवी पर बैठे बैठे देखते हैं कि वो कौन कौन सा खाना बना सकता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि जिस स्पोर्ट्स को, जिस खेलकूद को आप लोग ग्राउंड में खेलते हैं, आपके घर वाले डांटते हैं कि पहले बोला करते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो वैसा बोला जाता था और खेल कूद के लिए बड़ा लिमिटेड समय दिया जाता था। आज उसी खेल कूद में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी और बहुत सारे लोग जो ऐसे आए हैं कि जिनको हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका नाम है, बल्कि आर्थिक रूप से भी यदि हम देखेंगे तो कई कंपनियों के जो बड़े बड़े मालिक हैं या कई ऐसे उद्योगपति हैं, उससे ज़्यादा धन उन लोगों ने अपनी हॉबी से अर्जित कर रखा है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कैरियर के रूप में आ सकती है। अब मैं चूंकि मेरा शिक्षक हूँ, भाषण देने की बजाय मैं कुछ अपने स्टूडेंट की बातें आप लोगों से शेयर करूँगा। जब मैं कॉलेज में आज से 8-10 साल पहले क्लासेस लेता था, अकाउंट्स का विषय पढ़ाता था, तो मेरे यहाँ पर एक स्टूडेंट था। उस समय माना जाता था कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। उसके घर वाले बोलते थे कि बेटा टेली का कोर्स कर ले, अकाउंट्स का कोर्स कर ले, ये तेरे बहुत काम आएगा, आगे तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर उसकी हॉबी थी, नहीं सर मुझे तो हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मुझे ये देखना है, लोगों के बाल बनाना अच्छा लगता है, अभी नई चीज़ है ये कि हेयर्स पे कलर करना अच्छा लगता है, तो मैं उसमें कुछ काम करना चाहता हूँ। घर परिवार से उसको बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, पर उसने आज भारत देश में एक अच्छा मुकाम खड़ा कर लिया है और देश के माना हुए हेयर स्टाइलिस्ट में जाना जाता है। गौरव जायसवाल उसका नाम है। एक और मेरे साथ का व्यक्ति है, शायद टीनू भैया भी उसको जानते होंगे, वो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में काम करता था। वो स्टूडेंट प्रेस्टिज से MBA किया हुआ है, टॉपर स्टूडेंट रहा है, अच्छा उसका पैकेज मिल जाता, चाहता तो 7-8 लाख रुपए का काम कर सकता था। पर उसके दिमाग में कुछ था कि नहीं, मुझे तो अपना कोई स्टार्टअप करना है, मुझे नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है सर, मुझे तो नौकरी देने वाला बनना है। उसने एक प्रयोग क्या किया, एकिगाई के नाम से अपना एक स्टार्टअप उसने शुरू किया। वहाँ पर कटिंग करना, हेयर्स का ध्यान रखना, आपका स्किन केयर का ध्यान रखना, और आज पलासिया क्षेत्र में उसका एकिगाई के नाम से बहुत अच्छा एक सैलून है। साथ ही साथ अभी कुछ समय पूर्व IIM इंदौर में भी उसको बुलवाया और वहाँ पर उसकी ब्रांच डली। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। आज ये लड़कियां यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, भाई ठीक है हम लोग घर पे बोलते हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, पर क्या किसी ने सोचा है कि कभी आज से 5 साल या 8 साल पहले कि नेल आर्ट के रूप में भी कोई कैरियर हो सकता है, या जब नखूनों पर कोई कलाकारी कर कर हजारों लाखों रुपए उसको मिल सकते हैं, तो वो भी चीज़ है कि जो हमारे मांडने की कला है, जो बारीकी है, जो चीज़ हम तैयार कर सकते हैं, वो भी हमारे कैरियर में आ सकता है। ऐसे कई उदाहरण आप जैसे युवाओं के मेरे सामने भरे पड़े हैं। मेरे ही परिवार में मेरे एक मित्र हैं, उनकी छोटी बहन है, उसने LLB में गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने जर्नलिज्म में उसका गोल्ड मेडलिस्ट है, और ये था कि वो बहुत अच्छी वकील बनेगी। उसने LLB किया, सनद प्राप्त की, कुछ समय प्रैक्टिस भी की, पर उसका मन नहीं लगा। उसका मन लगता था, उसने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा, उसका प्रैक्टिस भी छोड़ दी, और जब वो कुछ पेजों पर लिखती थी
तो शुरू में कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। और आप लोग यदि सुनते हो तो जैसे आप लोग अभी FM रेडियो सुनते हैं ना, जिस पर गाने आते हैं 92.7, 93.5, तो वैसे आजकल बड़ा चलन चला है पॉडकास्ट का। उस पर अलग अलग लोग कहानियां सुनाते हैं। उसने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करी और बोले, उसने बताया कि भैया जब मैं एक पेज लिखकर देती थी तो मुझे उसके 25 या 30 पैसे मिलते थे। उसने 6 महीने तक संघर्ष किया। ऐसी स्थिति थी कि इतना लिखने के बाद भी, और 10-10 स्क्रिप्ट वो लिख के देती थी, उसमें से एक स्क्रिप्ट का चयन होता था, पर उसने साल 6 महीने अपना काम किया। आज वो पॉडकास्ट में एक जाना माना नाम है विभा व्यास के रूप में। और आज ऐसी स्थिति है कि 3 से 3.5 लाख रुपए महीना वो घर पर बैठकर स्क्रिप्ट लिखकर उसके मन में जो कहानियाँ आती है या जो विचार आते हैं उसको लिखती है, और उसके नाम से वो उस रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे आप जैसे युवा मेरे पास आते हैं। ये उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे ही एक मित्र हैं, उनके मौसा जी हैं, उनका बेटे ने जब ग्रेजुएशन किया तो बोले सर मुझे क्या करना है। बोले मेरा तो मन इन चीज़ों में नहीं लगता है, मेरा तो जो हॉबी है वो स्पोर्ट्स है, या मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब IPL की टीम, IPL में अलग अलग टीमें खेलने जाती है, या जब प्रो कबड्डी होता है तो उसमें बहुत सारी टीमें जाती हैं, या जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो उसमें काफ़ी टीम जाती है, तो सर उनका प्रबंधन कैसे होता होगा, उनके साथ कितना सारा स्टाफ जाता है। क्या आप लोगों को ये मालूम है, आज से पहले एक इस तरह का भी कोर्स था जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स। और जब हम लोग देखते हैं कि IPL की एक टीम जा रही तो उसके साथ कम से कम 30-40 लोगों का स्टाफ काम कर सकता है, लाखों रुपए की तनख्वाहें उन लोगों को मिलती है, और उनका काम क्या है, उस टीम का पूरा मैनेजमेंट देखना। तो उसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, और आज वो जो मशहूर फुटबॉल टीमें हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें काम कर रहा है, और 18 लाख रुपए साल का उसको पैकेज वहाँ पर मिल रहा है। वो काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, और उसकी हॉबी भी पूरी हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को अंदर से पहचानो कि हम क्या काम कर सकते हैं, और उसी में अपने कैरियर को आप आगे बढ़ाएं। अंत में एक बात मैं आप लोगों से जरूर बोलूँगा, 1-2 चीज़ जो हमारे विश्वविद्यालय की आपसे शेयर करूँगा। चूँकि यहाँ जितने प्रबंधक बैठे हैं बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, नियमित मिलने वाले हैं, तो कभी जब कैरियर काउंसलिंग का समय आएगा तो मैं विशेष रूप से कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के सबके साथ, स्टूडेंट के साथ बैठ के इंडिविजुअल बात कर के हम लोग कैरियर प्लान कर लेंगे। पर यह बात ध्यान रखें, एक तो अपने दिल की सुने, और दूसरी बात अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दें। आप जो भी काम करेंगे निश्चित ही उसमें सफल होंगे, इस बात को लेके जाएं। हमारे यहाँ के मैं 2 उदाहरण आपको बताता हूँ कि हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रोजगार के लिए बहुत प्रसिद्ध, और पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ की पूरी बैच का सिलेक्शन बड़ी बड़ी कंपनीज में हो जाता है। सारी कंपनीज यहाँ पर आती है, विप्रो, TCS, अलग अलग तरह की कंपनी आती है। एक बार मैं स्वयं उसमें बैठा था जब उनके इंटरव्यू चल रहे थे। एक बड़ी अजीब सी बात देखी बेटा, हमने वहाँ पर 2 तरह के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। 2 कंपनीज आई थी, एक मैनेजमेंट की कंपनी थी जिनको मैनेजर्स का चयन करना था, खासकर HR के लिए, और वहीं पर सॉफ्टवेयर के भी सिलेक्शन हो रहे थे। अब जब स्टूडेंट, सामान्यतः आपसे यदि कोई व्यक्ति बुलाएगा कि आपको हमको नौकरी देना, तो आप क्या तैयारी करके जाओगे? आप बायोडाटा ले जाओगे, आप सामने ये बताओगे कि मेरा 10th में 90% था, 12th में मेरा 95% है, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं, मैंने अलग अलग चीज़ें मुझके आती हैं। तो वो हमारे यहाँ के बच्चे भी वैसी तैयारी से आए थे। पर क्या आपको मालूम है वो कंपनी वालों ने उनसे क्या प्रश्न किया? उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बचपन में किसी पेड़ पे चढ़े हैं, या पेड़ पे चढ़ के जिन्होंने कोई फल तोड़े हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? ये TCS जैसी कंपनी का व्यक्ति जो 150 लोगों का सिलेक्शन करने आया है, वो वहाँ बैठे युवाओं से ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, C++ आती है कि नहीं आती है, जावा आती है कि नहीं, पाइथन में कैसी कमांड है। वो क्या पूछ रहा है कि आप में से कोई व्यक्ति क्या पेड़ पर चढ़ा है क्या? जब मैनेजमेंट की कंपनी में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर उनका प्रश्न था कि आप में से किसी व्यक्ति ने स्कूल कॉलेज के टाइम में क्या कोई समूह बनाया है क्या? आप सब लोग बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम 5 दोस्त मिले और हमने समूह बना लिया, 5 स्टार ग्रुप, फेमस ग्रुप, अलग अलग हम लोग ग्रुप बनाते हैं कि साथ में मूवी देखने जाना, साथ में घूमेंगे, और कब वो दोस्ती लोगों की मदद में भी बदल जाती है। तो ऐसे ग्रुप बनाने का बस हो गया। और जब हमने उनसे प्रश्न किया कि भाई आपने ये प्रश्न ऐसा क्यों पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि सर सॉफ्टवेयर हमको तैयार करना है, तो जिस बच्चे के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि मैं पेड़ पर चढ़ा,
तो आज निश्चित ही वो कुछ नया प्रयोग करेगा, कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाएगा, नया काम करेगा। जो सिर्फ सीधे आदेश को मानता है वो एक क्लर्क तो अच्छा बन सकता है पर एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। या जिस व्यक्ति ने आज 5 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप बनाया है, कल वो मेरी 2000 लोगों की कंपनी का HR मैनेजर बनाएगा तो सबको साथ लेके चल सकेगा। तो अंत में बेटा यही बात है कि आप लोग आत्मविश्वास रखें, जो आपकी चॉइस है आप उसी तरह से बढ़ें। और इतने अच्छे आयोजन के लिए, इतने अच्छे प्रयास के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही जोरदार स्वागत इनका। एक कैरियर के बारे में हमें जानकारी दी। इस कार्यक्रम को इस मूर्त रूप तक ले जाने के लिए हमारे बड़े सहयोगी रहे रवि जायसवाल जी, और उनकी दिली इच्छा थी कि सर मुझे 2 मिनट के लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेना था। तो मैं रवि जी जायसवाल से निवेदन करूंगा वे मंच पर आएं। इच्छा कारणम संधि सह भगवन। मैं श्रेया सुराना आप सभी का जायसवाल स्टेशनरी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हूँ। आज का हमारा यह दिन बहुत खास है और इसको खास बनाती है हमारे चीफ गेस्ट की उपस्थिति व आप सभी की यहाँ उपस्थिति। जायसवाल स्टेशनरी भरोसे का दूसरा नाम है। आज हमारे मुख्य अतिथि पंडित विजय शंकर जी मेहता व डॉक्टर सचिन शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं रविंद्र जी जायसवाल को विनती करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शर्मा जी एंड थैंक यू सो मच पंडित जी कि आज आप हमारे बीच हैं। रविंद्र जी जायसवाल जो कि कंचन कॉन्वेंट स्कूल वो हमारे डायरेक्टर हैं, इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। सन 1992 में इन्होंने स्थापना की जायसवाल स्टेशनरी की, जो कि आज सभी के बीच में भरोसे का दूसरा नाम है। जायसवाल स्टेशनरी यह वो पसंदीदा नाम है जो आज 750 स्कूल से ज़्यादा स्कूलों में MP में डील कर रहे हैं व इंदौर के 200 से ज़्यादा स्कूलों में वो अपनी छाप छोड़ चुके हैं। आप सभी के बढ़ते प्रेम को देखते हुए आज इस प्रेम के प्रति हम इतने डेडिकेटेड हैं कि आज हमारी 3 ब्रांचेस इंदौर में ही है, एक खजूरी बाज़ार में, कालानी नगर में व नगीन नगर में। जायसवाल स्टेशनरी हाथ की वो 5 उंगलियों जैसी है जो मुट्ठी बनती है और इसकी 5 उंगलियों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। रिद्धि सिद्धि पब्लिकेशंस, यह पब्लिकेशन वो है जहां आपको अपने स्कूल का सारा सिलेबस मिलेगा। टीचर्स को एक्स्ट्रा काम करने से बोल सकते हैं वो थोड़ा बच जाएंगे, क्योंकि हम आपको टेस्ट पेपर्स बना के देते हैं। जायसवाल स्टेशनरी का यह मानना है कि जो काम करे उसको पूर्ण रूप से करें। तो इसी तरह रिद्धि सिद्धि पब्लिकेशंस के आप देखेंगे तो सारी बुक्स की प्रेजेंटेशंस आपको दिखेंगी। इसी के साथ बुक्स के साथ नोटबुक्स की मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, जो कि कंचन नोटबुक्स की मैन्युफैक्चरिंग के नाम से है, यह भी हमारे बीच में कालानी नगर में मौजूद है। जायसवाल ID कार्ड्स, जहाँ सभी तरह के ID कार्ड्स हमको मिलते हैं, वो आपको आनंद जी जायसवाल से संपर्क करके मिल सकते हैं। साथ ही जो अभी मौसम चल रहा है, एनुअल फंक्शंस, अवार्ड सेरेमनीज, तो जायसवाल ट्रॉफी हाउस भी हमारे बीच है। जैसा भी हो आपके चहीते आनंद जी जायसवाल से संपर्क करें और ये सारी सुविधाओं का लाभ लें। थैंक यू सो मच। और ये नाम जायसवाल स्टेशनरी सदैव आपके साथ है। यह वो नाम है जो आज, कल और हमेशा ही आपके आने वाले बच्चों के साथ, स्कूल के साथ रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। अब मैं मंच पर ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेने जा रहा हूं, पर उसके पहले आप सभी से चाहूंगा एक पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए मुझे। मैं गुरुजी को माइक देने वाला हूं, पर एक पिन ड्रॉप साइलेंट जो हमारे विद्यार्थी होने का परिचय देता है। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आदरणीय गुरुजी का। सभी शालीनता बनाए रखें, पिन ड्रॉप साइलेंट, गुरुजी से महामंत्र लें। मैं भी नीचे बैठकर गुरुजी के चरणों में महामंत्र ले रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। आदरणीय गुरुजी। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधार
कथा कहूँ मैं मति अनुसारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग सहयोग और शासकीय विद्यालय संघ के इस गुरु मंत्र के कार्यक्रम में मैं उन विद्यार्थियों से बात करने के लिए आया हूं जिनको अपने भविष्य की तैयारी करना है। मित्रों, अगर मैं इस कैंपस में मौजूद बच्चों से ये पूछूं कि आप क्या हैं, तो कोई कह देगा मैं लड़का, मैं लड़की, मैं इस क्लास में पढ़ती, मैं उस स्कूल में पढ़ता। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण परिचय है। आप क्या हैं इस समय? आप एक सपना हैं अपने माता पिता का, आप सपना हैं अपने उस विद्यालय का, और सबसे बड़ी बात तो आप सपना है खुद का। तो जिंदगी में जब कोई तैयारी करने निकले तो पहले उसको समझिए। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपको अपने विषय में ले चलूं, एक छोटी सी कहानी सुनिए। जरा ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक राजा था, बहुत बड़ा तीरंदाज, उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था, और वो अपने मंत्रियों से हमेशा कहता कि मुझसे भी बड़ा कोई तीरंदाज अगर इस दुनिया में हो तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने कहा कि पास के गांव में आपसे भी बड़ा तीरंदाज देखा गया है और बड़ी कमाल की तीरंदाजी करता है। पास के गांव में जितने मकान थे, मकानों की जितनी दीवार थी, उस दीवार में जितने गोले लगे थे, हर गोलों के बीचों बीच वो तीर ठोकता था। और ऐसा किया उसने। तो राजा जी ने कहा कि चलो हम भी मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो राजा जी गांव ले गए और राजा चौंक गया कि सचमुच ऐसी तीरंदाजी तो मैं भी नहीं कर सकता। हर गोले के ठीक बीचों बीच तीर, यदि मैं भी एक हाथ लगाता तो बाल बराबर एक हाथ गोले में तो इधर उधर तीर हो ही जाता। तो राजा जी ने कहा कि मुझे उससे मिलवाओ, ऐसी कमाल की तीरंदाजी मैंने नहीं देखी। तो गांव के लोगों ने कहा, देखिए आप राजा जी हैं और वो एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है, आप उससे मिलके क्या करेंगे? तो राजा ने कहा बेवकूफ़ नहीं हो सकता, जिसने हर गोले के बीच में तीर लगाया हो, मैं उससे मिलना चाहूँगा। देखो कैसे हर गोले के बीच में तीर लगाए। तब गांव वालों ने बताया, महाराज आपको लग रहा है कि उसने हर गोले के बीच में तीर लगाया है, पर दरअसल वो क्या करता है, पहले तीर ठोकता है और फिर ऊपर से गोला बना देता है। इसको जल्दी मत करो ताली बजाने की, अभी मैं बताऊंगा जब भी बजाना। अभी आप मुझको सुनो शांति से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैब्रिकेशन ऑफ लाइफ।
हिंदी में कहते हैं जुगाड़ तुगाड़ करके जिंदगी को तैयार करना। और आज ये कई लोगों की आदत पड़ गई है शॉर्टकट से सफलता अर्जित करना, उठा पटक करके। इससे जिंदगी नहीं बनती। आज तो तुम्हारे ऊपर अपने माता पिता का साया है, आज तो तुम्हारे ऊपर पढ़ाने लिखाने वालों की नजर है। 4 साल 5 साल बाद जब इस स्कूल कैंपस से बाहर निकलोगे और जब जिंदगी सामने खड़ी होगी परीक्षा लेने, मेरी कुछ बातें उस समय काम आएगी। तो चलिए, जब हम पढ़ा करते थे तो पढ़ाई बड़ी सीधी सादी होती थी। जब आप पढ़ते हैं तो फार्मूला बेस्ड एजुकेशन है। तो मैं आज आप लोगों को एक फार्मूला देता हूं, उसका नाम है 1 2 का 5। ठीक है, अब मेरे साथ दोहराइएगा। 1 2 के 5 फॉर्मूले में 1 गुरु, क्या है बोलिए? 2 माता पिता, 3 शरीर मन और आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 5 पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बोलिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये पंच तत्व और ये 1 2 का 5 फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आप अपने हिस्से का आसमान उसमें से निकालिएगा। तो चलिए मेरे साथ बच्चों, 1 2 के 5 फार्मूले में पहला था गुरु। जरा एक बार दोहराएंगे मेरे साथ, पहला क्या था? आज का विषय है गुरु मंत्र। क्यों जिंदगी में जरूरत है गुरु की? जिस उम्र में आप हैं शायद आप गुरु का महत्व न समझें। सारी दुनिया में चले जाइए, आपको टीचर मिलेंगे, सारी दुनिया में आपको काउंसलर मिल जाएंगे, सारी दुनिया में कोच मिल जाएंगे, लेकिन गुरु सिर्फ भारत की धरती पे मिलते हैं। अब सवाल ये है, किसे गुरु बनाएं? आपके मन में प्रश्न होगा कि गुरु किसको बनाएं और क्यों बनाएं? तो चलिए, मैं कोई ज्ञान और कोई प्रवचन नहीं बांटूंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, इसमें कई पेच हैं। जरा सा आप कहानी से बाहर गए, कहानी का मैसेज चूक जाएंगे। क्या करता है गुरु? जापान की एक कहानी है। जापान में एक खेल है जूडो का। उस जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के यानी आक्रमण के होते हैं और 22 नियम डिफेंस के यानी सुरक्षा के होते हैं। एक बच्चा था कोई 10-12 साल का, उसको लेफ्ट हैंड बायां हाथ नहीं था और वो एक हाथ का बच्चा अपने पिता से कहता था, मैं बड़ा होके जूडो का चैंपियन बनना चाहता हूं। उसका पिता उस एक हाथ के बच्चे को लेके कई उस्ताद लोगों के पास गया जो जूडो का खेल सिखाते हैं। जूडो का खेल सिखाने वाले उस्ताद को सेंसुई कहते हैं। हर सेंसुई ने एक ही बात बोली, इसको जूडो का खेल कैसे सिखाएंगे? इसको एक हाथ नहीं है और जूडो का खेल तो दोनों हाथ का है। निराश होकर लौट आए। वो बच्चा बड़ा निराश हो गया और उसका पिता उससे भी ज्यादा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिस दिन कोई माता पिता अपने बच्चों की वाजिब मांग पूरी न कर पाए, वो दिन इस धरती पर उस माता पिता के लिए बड़ा भारी दिन होता है। उसका पिता भी दुखी हो गया, मैं अपने बच्चे का सपना पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन एक दिन वो बाप बेटे एक बूढ़े सेंसोई के पास गए और ये जूडो का चैंपियन बनना चाहता है। अब तक सबने मना कर दिया, लेकिन उस बूढ़े उस्ताद ने कहा, ठीक है मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। और शर्त यह है कि जब मैं इसकी कोचिंग शुरू करूं तो कोई भी सवाल मुझसे पूछना मना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब बच्चे की कोचिंग शुरू हुई। 22 नियम आक्रमण के, 22 नियम सुरक्षा के
और बच्चों को तो पूरे 44 नियम सिखाए जाते, पर वो बूढ़ा संशय इस एक हाथ के लड़के को 44 में से एक ही नियम सिखाता, और वो भी ऑफेंस का, आक्रमण का नियम। सुबह से शाम तक वो बच्चा एक ही नियम सीखता। ऐसा क्यों? सवाल पूछना मना था। अगले दिन महीना भर, 6 महीने, साल भर उस लड़के की ट्रेनिंग चली। सबने 44 नियम सीखे, उस लड़के ने एक ही ऑफेंस का नियम सीखा। गांव में चैंपियनशिप हुई और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लड़का गांव की चैंपियनशिप में जीत गया और चैंपियन बन गया। कैसे बन गया? सवाल पूछना मना था। फिर तैयारी चालू हुई। 1 साल बाद स्टेट चैंपियनशिप। उस लड़के को एक ही नियम सिखाया गया, सामने स्टेट चैंपियन। और आश्चर्य तो तब हुआ जब वो लड़का स्टेट चैंपियनशिप भी जीत गया। उसके बाद 2 साल तक ट्रेनिंग चली। नेशनल चैंपियनशिप की बारी आई। सामने नेशनल चैंपियन, इधर ये 10-12 साल का लड़का जिसको एक हाथ नहीं। लोगों ने उस्ताद से कहा ये मर जाएगा, आप ये क्या कर रहे हैं? उस्ताद से सवाल पूछना मना था। चैंपियनशिप शुरू हुई। पहला राउंड हुआ, वो बच्चा हार गया। दूसरा राउंड, वो बच्चा हार गया। तीसरा राउंड हार गया। चौथा हार गया। अब तो फाइनल राउंड में लोग चिल्लाने लगे ये मर जाएगा। उस्ताद कुछ कहता नहीं। और जब फाइनल राउंड हुआ और सब चौंक गए, वो बच्चा जीत गया और नेशनल चैंपियन बन गया। उसकी जय जयकार हुई, उसको ट्रॉफी दी गई। और जब ट्रॉफी लेके बाप बेटे कार में बैठे तो उन्होंने उस उस्ताद से कहा, आपने कहा था सवाल नहीं पूछना, पर ये चैंपियन बन गया, नेशनल चैंपियन। आज तो कम से कम सवाल पूछने दीजिए, आखिर ये जीत कैसे गया? जो जवाब उस उस्ताद ने दिया, बच्चों, देवियों और सज्जनों, इस जवाब को ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर संदेश है जीवन का बहुत बड़ा। उस उस्ताद ने कहा, सुनो, जूडो के खेल में 22 नियम आक्रमण ऑफेंस के होते हैं, 22 नियम सुरक्षा डिफेंस के होते हैं। मैंने इसको ऑफेंस का एक ही नियम आक्रमण का सिखाया, और जो नियम मैंने इसको सिखाया, जूडो की दुनिया भर की किताब में जो नियम ऑफेंस का मैंने सिखाया, उसका एक ही डिफेंस होता है, सामने वाले के लेफ्ट हैंड पे वार किया जाए। और जैसे कोई सामने वाला इसके लेफ्ट हैंड पे वार करता, इसका लेफ्ट हैंड था ही नहीं, वो गड़बड़ाता और ये अटैक करके जीत जाता है। देखिए, ताली बजाने के लिए मत बजाना। अगर बात समझ में आए तो एक अच्छी बात समझ लेना, गुरु क्या करता है। एक गुरु जब जीवन में आता है तो अपने शिष्य की कमजोरियों को अच्छाइयों में बदल देता है। कमजोरी किसके अंदर नहीं होती? कौन दावा कर सकता है कि उसके अंदर कमजोरी नहीं, उसने गलत काम नहीं किया? पर जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, किसे गुरु बनाएं? किसे गुरु बनाएं? आज गुरु बनाने में लोग डर गए, कौन गुरु बनाए? तो हम तो एक बात कहते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 37वीं पंक्ति में एक बात लिखी है। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो एक बात बताएं, आप में से कितने लोगों ने हनुमान चालीसा का नाम सुना है? वो हाथ उठाएं जिन्होंने हनुमान चालीसा का नाम सुना है। बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे करिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको पूरी हनुमान चालीसा याद है? वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, अब हाथ नीचे करिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान जी को जानते हैं? वो हाथ उठा दें। अरे वाह, अच्छा हाथ नीचे करिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको हनुमान जी जानते हैं? वो हाथ उठा दें। अरे सभी उठा दो भैया। एक बात याद रखना, जो हनुमान जी को जानता है हनुमान जी उसको जानते हैं, ये पक्की बात है। और आपकी जिंदगी में कोई गुरु ना आया हो, देखो बच्चों,
एक बात कहना चाहूंगा, मेरी तो सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ, इसीलिए हनुमान चालीसा की बात करता हूँ। अगर आपको याद हो, आपके जीवन में आप ही के कारण कोई गुरु न आ पाया हो, तो इसी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने 37 नंबर 37वें क्रम की चौपाई में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु। हनुमान जी को गुरु बना लो और फिर देखो आपके जीवन में क्या करते हैं हनुमान जी। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करना है, याद आपको रखना है। जो याद रखा है वो एग्जाम में याद आ जाए, वो काम आपको करना है। तो यदि आप हनुमान चालीसा को, हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं है, हनुमान चालीसा को केवल दोहे चौपाई मानने की गलती मत कर लेना। मंत्र है, मंत्र। एक एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का शब्दावतार कराया है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी आपके निकट होते हैं। और आप हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी मूर्ति मानने की भूल मत करना। आप हनुमान जी को राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक मत मानना। आप हनुमान जी महाराज को रामलीला का उछल कूद करने वाला बंदर मत समझना। हनुमान जी परम गुरु और परम विद्वान हैं। जिन बच्चों के जीवन में समय रहते हनुमान जी और हनुमान चालीसा उतरे, उनका मेमोरी लेवल हाई होगा, उनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वह विजनरी होंगे और जो सोचेंगे वो जरूर कर पाएंगे। यह हनुमान चालीसा का परिणाम है। इसलिए एक बात और कह दूं, मैं सारी दुनिया में जब हनुमान चालीसा की कथा करता हूं तो कई बार माताएं बहनें मुझसे आके पूछती हैं, पंडित जी क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं? और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हनुमान जी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी एक ही नाता मानते हैं, भक्ति का नाता। जितना अधिकार किसी पुरुष को हनुमान जी पर है, उतना ही माताओं बहनों का भी हनुमान जी पर है। हनुमान जी आपके साथ होना चाहिए। तो पहली बात मैंने बोली गुरु। आइए 1 2 के 5 फॉर्मूले में मैंने 2 पे बोला था आपसे, याद है? जरा ठीक से और जोर से बोलिए, क्या कहा था? आइए 2 माता पिता। एक बात याद रखना बच्चों, आप कितने बड़े व्यक्ति हो जाएं और एक दिन होना है, आपको बहुत बड़ा पद मिल जाए, नाम मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन आप कितने बड़े हो जाएं, 2 लोगों को कभी मत भूलना। एक आपकी माँ और दूसरे आपके पिता। हमारे भगवान कृष्ण कहा करते थे कि जिस दिन तुम बहुत ऊंचे पहुंच जाओ, उस दिन सुबह शाम 2 लोगों को 2 बातों के लिए याद रखना। पहली बात तो ये, मां का आंचल, और दूसरा बाप का कंधा। ये जो भूल गया वो बड़ा हो ही नहीं सकता। अपने माता पिता को इसलिए याद रखो कि यदि आप आज यहां पहुंचे हैं तो उसके पीछे उन्होंने अपनी कई रातें दी होंगी। मैंने आपसे कहा था ना, आप अपने माता पिता का सपना है। इस प्रांगण में बैठ के आपस में बात करके, इस प्रांगण में बैठ के हंसी ठिठोली करना आसान है, करना भी चाहिए, लेकिन उनकी सोचो जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपका जीवन बन जाए इसलिए लगाया है। इसलिए अपने माता पिता के सपने को टूटने मत देना। और जिस उम्र में आप हैं, ये भी सही है, ये टच मी नॉट उम्र है, बिल्कुल करंट मार रहा है जिसको छू लो आजकल का बच्चा। इस उम्र में कभी कभी माता पिता खलनायक भी नजर आते हैं। सो जाओ तो उठा दें, उठ जाओ तो सुला दें, बाहर जाओ तो अंदर ले आएं, अंदर से बाहर भेज दें। कई बच्चे तो हमसे कहते हैं, गुरुजी हमको क्या ज्ञान बांटते हो, हमारे माँ बाप को बांटो।
हमको देखते ही फूट पड़ते हैं। और कई पराक्रमी माता पिता को कोई धंधा ही नहीं है, 24 घंटे बच्चों को टुचर टुचर टुचर, 24 घंटे चैन ही नहीं लेने देते। देखो बाजार में कभी कभी दुकान पे एक बोर्ड लगा रहता है, कोई स्कीम रहती है ना बाजार में, पुराना सामान लाओ नया ले जाओ, एक्सचेंज ऑफर। अगर भगवान कभी ऊपर से बैठ के एक एक्सचेंज ऑफर की स्कीम लागू कर दे कि अपने पुराने माँ बाप ले आओ और नए ले जाओ, तो कई लग जाए लाइन में। भाई ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। यदि आपके माता पिता आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो किस लिए? आपका भविष्य बन जाए। उन्होंने आपका भविष्य देखा है, आपकी उम्र परिपक्व नहीं है इसलिए रोका जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इस उम्र में माता पिता दो बातों के लिए बहुत टोकते हैं, भैया समय पे पढ़ लो, भैया समय पे पढ़ लो, और दूसरा इसके साथ मत उठो बैठो, उसके साथ मत आओ जाओ। आपके संग को लेके, आपकी मित्र मंडली को लेके, आप इन जिनके साथ आते जाते उठते बैठते उनको लेके आपके माता पिता सर्वाधिक टोकते हैं। अच्छा ये जो उम्र होती है ना, इसमें दोस्त माथे नाचते। आहा, मित्र बनाने का तो इस उम्र में कहना ही क्या है, यार दोस्त तो खुदा नजर आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। हम इधर बोल रहे हैं, वो अभी भी दोस्तों में लगे रहो, हमको क्या दिक्कत। पर याद रखना, आपके माता पिता को आपके दोस्तों से शिकायत नहीं है, आपके माता पिता आपके संग से परेशान नहीं है, आपके माता पिता डरे हुए कुसंग से। मित्रता दो तरह की होती है, एक में संग होता है, एक में कुसंग होता है। आज जरा से में आपकी राह गलत हो गई, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, माता पिता इसलिए टोक रहे हैं। और इस उम्र में दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दोस्त न बनाओ ऐसा नहीं कहूँगा, पर एक बार फिर भी कहूँगा, जिसको दोस्त बनाओ जरा परख तो लो। देखो आपको एक घटना सुनाते हैं। दो पक्के दोस्त थे, पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार रह गए। और बेरोजगार रह गए तो दोनों जाके एक दिन नदी किनारे बैठ गए, और नदी किनारे बैठ के आपस में सोचने लगे, बिल्कुल पैसा नहीं है, क्या करें। अचानक दोनों की निगाह पड़ी तो नदी किनारे एक बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड पे लिखा था, नदी में डूबते हुए को बचाने वाले को 1000 रुपये इनाम मिलेगा। उन दोनों में से एक को तैरना आता था, एक को नहीं आता। तो तैरने वाले ने कहा तू कूद जा, मैं तुझे बचा लूंगा। दोनों को 1000 रुपये मिल जाएंगे, 500 बांट लेंगे। बेरोजगार तो थे ही। हाँ, उसने कहा ये ठीक है। तो जिसको तैरना नहीं आता वो कूदा और डूबने लग गया। अब जब डूबने लग गया तो जिसको बचाना था वो किनारे पे बैठ के बचाने तो नहीं कूदा, उसको देखता रहा। अरे उसने कहा मैं डूब रहा हूँ, बात हुई, तू कूद के बचाएगा, तू तो कूद भी नहीं रहा। तो वो तो बैठे बैठे देखता रहा। उसी समय नगर निगम के लोग निकले ऊपर से, अरे उन्होंने देखा कोई डूब रहा है, धड़ाम से कूदे, उसको बाहर निकाला। अब वो डूबता हुआ दोस्त जब बाहर निकला तो उसने अपने दोस्त से कहा ये क्या किया तूने, तेरे कहने पे मैं कूद गया, ये नहीं आते तो मरी गया होता। जब बात हुई थी कि डूबने से बचाने वाले को 1000 मिलेंगे, अपन दोनों बांटेंगे, तो तू बचाने क्यों नहीं कूदा। तब उस दोस्त ने कहा भैया अपन दोनों ने जो बोर्ड पढ़ा था उस पे लिखा था डूबने से बचाने वाले को 1000 मिलेंगे, तो तू कूद गया, लेकिन तूने वो बोर्ड ही नहीं पढ़ा। तेरे कूदने के बाद मेरी नज़र दूसरे बोर्ड पे गई तो उस पे लिखा था लाश निकालने वाले को 5000 मिलेंगे। आ गई समझ में? अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये ताली डूबने वालों ने बजाई कि बचाने वालों ने बजाई है? याद रखना, तुम अपने माँ बाप का सपना हो, इसलिए अपनी संगत के प्रति सावधान रहना। मैं जब यहां से उठूंगा तो आपको एक ऐसा ढंग बता के जाऊंगा कि आप कम पढ़ेंगे, ज्यादा याद होगा, और जो याद करेंगे वो उस समय याद आएगा जिसको एग्जामिनेशन कहते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने माता पिता का हमेशा मान रखना। आज वो हो सकता है आपको अप्रिय लगे उनका टोकना,
पर शायद इसी में आपका भविष्य छुपा है। आइए 1 2 के 5 फॉर्मूले में 3, जरा याद है आपको किसी को क्या कहा था मैंने? शरीर, मन और आत्मा। जरा फिर से दोहराएंगे? बहुत अच्छे। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में शांति की तलाश में है, आज जरा जरा सी बात में लोग अशांत हो जाते हैं। आपके माता पिता इसलिए अशांत हैं कि आपका भविष्य बन जाए, आप इसलिए अशांत हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं। और आप ये मत समझना कि आप स्टूडेंट हैं तो आप ही अशांत हैं, आपके पढ़ाने वाले भी तवे पे बैठे हैं, सबके सब ये सब भी उतने ही अशांत है। जिसको छू लो वही ब्लास्ट हो जाता है। क्यों है इतने अशांत लोग भाई? क्योंकि लोग ये जानते ही नहीं है कि हमारे भीतर शांति का केंद्र कौन सा है। एक बात मेरी आप कलेजे पे लिख के रख लीजिए, हमारे अलावा न तो हमको कोई शांत कर सकता है और न ही हमारे अलावा हमको कोई अशांत कर सकता है। हम ही अपनी जिम्मेदारी है शांत होने की और हम ही अपनी जिम्मेदारी है अशांत होने की। अब चलिए मैं आपको आपके शरीर में शांति का जो केंद्र है उस पर ले चलता हूं। 3 बातों से बने हैं। शरीर, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल बॉडी कहते हैं, उसके बाद मन, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, और उसके बाद आत्मा, जिसको अंग्रेजी में आप लोग सोल कहते हैं। अब देखिए, शरीर पे टिक के शांति नहीं मिलती, शांति सिर्फ आत्मा पे टिक के मिलती है। और जब आप शरीर से आत्मा की ओर चलते हैं तो बीच में मन आता है, और इस मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब इस मन को पसंद है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, किताब खोलो मन गायब, क्लास में बैठिए मन मित्रों के साथ घूम रहा है। अभी भी आप लोग जिस तरह से राजा बेटे की तरह मुझे सुन रहे हैं, तन से तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं हमें सुनते हुए लोग जैसे आज ही मोक्ष उठा लेंगे। लेकिन मन कहाँ है आपका? बार बार पंडाल से भाग रहा है, आप खींच के ला रहे हैं। यही हाल घर में और यही क्लास में और यही पढ़ते समय, ये मन आपको कभी पढ़ने नहीं देगा। पढ़ना एक अच्छा काम है और इस मन को दुनिया के सारे गंदे काम पसंद है। आप बुरा मत मानना, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सब अपनी जिंदगी में इस मन से वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते। आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है जिंदगी भर नहीं जान सकते। देखो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। कोई सोच सकता था 30-40 साल पहले ऐसा हो सकता था? एक बटन दबाओ पैसा निकलता है एटीएम से। बहुत तेजी से दुनिया बदली है। एक नई मशीन बनाई है भगवान ने, उस मशीन के बारे में सुन लो आप। उस मशीन की खूबी है कि यदि वो आपकी छाती पे लगा दें तो आपके मन ने पिछले 2 घंटे में किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ पन्ना बाहर आ जाएगा। मेरे पास है मशीन, आप कहो तो अब भी मैं आप में से सब लोगों की छाती पे वो मशीन लगा दूं तो 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी किया और सोचा उसका छपा कागज बाहर आ जाए तो सब एक दूसरे का 13वां इसी पंडाल में कर दोगे। यहीं घर भी नहीं जाओगे, यहीं हाँ सब निपट जाओ। हाँ अब बजाओ ताली। बच्चों, ये मन आपको पढ़ने लिखने में सबसे बड़ी बाधा है। जिसका मन सक्रिय वो अशांत और जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। अच्छा, कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कंट्रोल करने का तरीका, उसकी डाइट देना बंद करें। अब बात थोड़ी गंभीर हो रही है, मैं धारा प्रवाह बोलूंगा। मैं इस बात की चिंता नहीं पालता कि कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, लेकिन मुझे जो सुन रहे हैं उनकी ज़रूर फिक्र है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, अपनी आती जाती सांस को ध्यान से देखना। आपने इनहेल मतलब एक सांस ली, आपने एक्सेल मतलब एक सांस बाहर निकाली। प्रयोग करना। पूरी हनुमान चालीसा ना पढ़ सको तो केवल 37 नंबर की चौपाई जब पढ़ने बैठो नियम बना लो
कि कमर सीधी करेंगे, करिए कमर सीधी, आंखें बंद करिएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जिन विद्यार्थियों को लगातार बात करना है उनको करने दीजिए, लेकिन जो शांति से मेरी बात सुन सकते हो या दूसरों पे कृपा करना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं। कमर सीधी करिए, आंखें बंद कर लीजिएगा, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए, गहरी सांस अपनी नाभि से बाहर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए इस पंडाल में बिल्कुल अकेले हो जाएं, न कोई दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। आप कौन हैं भूल जाएं, न आप स्त्री है, न पुरुष, न लड़का, न लड़की। आने के पहले कौन थे भूल जाएं, जाने के बाद कौन होंगे भूल जाएं। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग, अपनी नाभि तक सांस लाइए और जरा ध्यान से भीतर ही भीतर आती जाती सांस को देखिए। आप में से अधिकांश लोगों को हनुमान चालीसा याद है। कोई मंत्र सांस से जुड़ जाए तो आदमी की स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मित्रों, आपसे सिर्फ 3.5 मिनट का समय मांगूंगा, 3.5 मिनट का समय मुझे दीजिए। हनुमान चालीसा मैं बोलूंगा, आपके होठ बंद रहेंगे, आप कोई नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। और जब मैं भीतर कहूं तो सांस भीतर लेना और उस दोहे चौपाई को सांस में घोल के अपनी नाभि पे रखना। मैं बाहर कहूं हनुमान चालीसा का दोहा चौपाई बाहर सांस के साथ ले जाना। आपकी इस समय कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जितना सीधी होगी मेमोरी लेवल उतना हाई हो जाएगा। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, दोनों बाहों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। हमारी माताएं बहनें जब बिंदी लगाते हैं उसका ठीक नीचे जरा भीतर से देखें। अपने माता पिता की आकृति, अपने माता पिता का चित्र वहाँ लगाएं। अपने माता पिता को स्मरण करने से मनुष्य बहुत जल्दी आत्मविश्वास में डूब जाता है। संत श्री आसाराम जी गुरुकुल द्वारा 14 फरवरी को जो ये मातृ पूजन पितृ पूजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य है, उससे ज़रूर जुड़िए। अभी भीतर ही भीतर अपने माता पिता की आकृति लाइए। कृपया थोड़ी देर के लिए पंडाल में अकेले हो जाएं, कोई चर्चा न करें, कोई गतिविधि न करें और मेरे साथ 3.5 मिनट की यात्रा चलिए। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाहर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सह सहीषा। भीतर यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। भीतर प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भीतर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता, सहित हृदय बसऊं सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूं, कोई आंख न खोले। आंख खोलने से ध्यान का आनंद झर जाता है। गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए। मैंने पूरी हनुमान चालीसा बोली, पर बच्चों में निवेदन करूंगा, यदि आप पूरी हनुमान चालीसा सांस के साथ न पढ़ पाए तो जब परीक्षा देने जाएं, जब तैयारी करने बैठें, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए कमर सीधी करना, आंख बंद, गहरी सांस लेना और केवल एक ही 37वीं चौपाई भी बोल दोगे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। फिर नाभि पे सांस को रोकना, फिर मनी मन फिर इस चौपाई को नाभि पे ऐसे रखना जैसे हवन कुंड में आहुति दी गई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। फिर वापस सांस जब बाहर छोड़ें, जय 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 हनुमान गोसाई। जितनी बार करें, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठे, आप पाएंगे आप व्यक्ति कोई और है। अब झटके से आंख कोई न खोलें, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिएगा, बहुत धीरे धीरे। पलकें ऐसे धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रख दिए गए हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इस छोटे से प्रयोग से आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लेवल, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए, मैंने आपसे कहा शरीर, मन और आत्मा, और अब चलिए मेरे साथ 1 to 5 फॉर्मूलों में 4 नंबर कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बच्चों, हो सकता है आप में से कई लोगों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शांति से सुनिए, शांति से। मैं और 10-15 मिनट आपसे बात करूंगा। मैं समय का पाबंद व्यक्ति हूं, मुझे 1 घंटे आपसे बोलना है और मैं ठीक 1 घंटे में अपनी बात पूरी करूँ। आप बिल्कुल डरो मत। क्या होता है, एक तो श्रोता के आधे प्राण इसी में लगे रहते हैं कि वक्ता छोड़ेगा कब, तो हम तो आपको टाइम पे छोड़ देंगे, आप हमारी बात थोड़ी देर और सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारी भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका धर्म क्या है, इस समय आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस धर्म की बात नहीं कर रहा। इस समय आपका एक ही धर्म है और वो है विद्यार्थी होना। याद रखना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकती है, सब मतलब सब। अब तो ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इजाद कर लिया है कि यदि आप दुबले हैं तो ऐसी गोलियां बन गई तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो दुबले हो जाओगे। अरे अब तो ऐसी क्रीम बन गई कि सांवले हो तो गोरे भी हो सकते हो। सारी चीज साइंस और टेक्नोलॉजी कर सकती है, पर एक काम दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकती। समय गया तो फिर गया। इसलिए अब हर विद्यार्थी को, गए वो जमाने जब सालों का हिसाब रखते थे, वो वक्त चला गया जब महीनों की बात होती। भारत माता की, भारत माता की। सहयोग जैसा नाम है वैसा काम है।
आज का जो कार्यक्रम संस्था सहयोग शासकीय विद्यालय संघ के माध्यम से आज ऑर्गेनाइज किया था, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार जो आज इंदौर महानगर में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। पूरी टीम को मैं आभार। और यहाँ पर जो व्यवस्था की वो जायसवाल स्टेशनरी आनंद भाई साहब को भी मैं आभार। और यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन, संचालक, शिक्षकगण जो अपना अमूल्य समय यहाँ निकाल कर आए, हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ पर इंदौर महानगर के समस्त शिष्यगण आए और अपना समय दिया और शांतिपूर्वक गुरु मंत्र सुना, इसके लिए समस्त बच्चों को भी आभार। और यहाँ पर जो आपने कैरियर गाइडेंस लिया, मैं डॉक्टर सचिन शर्मा जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और गुरु जी ने हमारे लिए समय निकाला और हमें अद्भुत मंत्र दिया, इसलिए मैं डॉक्टर पंडित विजय शंकर जी मेहता जी, गुरु जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और समस्त सहयोग टीम का तहे दिल से आभार जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। जय हिंद, जय भारत। आप बोल रहे हैं क्या बोलना है? कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। अभी सभी संचालक बंधु और स्टाफ कृपया यहीं पर रुके अभी 10 मिनट के लिए। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से एक एक कर निकलें। बाकी सभी संचालक बंधुओं से निवेदन है, कृपया कुछ समय यहाँ पे और दीजिए। हरिओम विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी जहाँ पर हैं कृपया मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। मैं यहाँ इस मंच से, जहाँ पर पंडित जी मौजूद थे और आप लोगों को इतना सुंदर मार्गदर्शन मिला, मेरा सौभाग्य है कि आपको इस मंच से मैं आमंत्रित करती हूँ 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए दशहरा मैदान में। आप सभी विद्यार्थी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज़रूरत है बीच बीच में समय समय पर उस प्रेम को जताने की, अपने लव को एक्सप्रेस करने की। और एक सुनहरा मौका रहेगा दशहरा मैदान में 14 फरवरी को शाम 5 बजे अपने माता पिता को लेकर आइए और एक दैवी अंदाज में, एक डिवाइन वे में अपने प्रेम को प्रदर्शित कीजिए अपने माता पिता के प्रति। बच्चों, ये जो कार्यक्रम है मातृ पितृ पूजन का, इसके अंतर्गत हम 2 कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें बेस्ट एंट्रीज को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। पहला कंपटीशन है माई रील फॉर यू माँ पापा, यानी कि आप लोग रील बनाते हैं इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे, एक रील आप अपने माता पिता के नाम बनाइए जिसकी समय सीमा मैक्सिमम 45 सेकंड रहेगी। ये एंट्रीज आपको एक विशेष नंबर पर भेजना होगा जो आपके स्कूल तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। जो बेस्ट एंट्री होगी उसको इनाम दिया जाएगा दशहरा मैदान में 14 फरवरी को शाम 5 से 8 के कार्यक्रम में। दूसरा एक कंपटीशन है माई लेटर फॉर यू माँ पापा। अपने माता पिता को अपना प्रेम, अपने भाव व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखना है। वो पत्र को आपको लिंक दिया जाएगा कहाँ पर अपलोड करना है, और वो उसमें उन पत्रों में से भी जो बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा इसी कार्यक्रम में। मेरा एक बार फिर से अनुरोध है सभी शिक्षक बंधुओं से, सभी बच्चों से, वे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए। 14 फरवरी को प्रेम दिवस मनाएं, वैलेंटाइन डे मनाएं, पर सच्चा प्रेम दिवस मनाएं, डिवाइन वैलेंटाइन डे मनाएं। सो लेट्स एक्सप्रेस अवर लव for our parents in a divine manner. So I again invite you all to celebrate Matra Pitra Pujan Divas, Parents Worship Day in Dashahara Maidan on 14th February from 5 to 8 p.m. Hari Om. धन्यवाद मैम। आज हमारे इस विशाल गुरुमंत्र के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी स्कूल जो रहे वो नव आदर्श शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल राजनगर, श्री GS एकेडमी सांवेर रोड, श्री ज्ञान श्री मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री S सेबिस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल, न्यू विजन किड्स केयर एकेडमी, श्री
सेजल वर्मा जी श्री केसर विद्यालय केशव विद्यालय किरण विद्या विहार, श्री जितेंद्र बाल मंदिर द न्यू एरा पब्लिक स्कूल, ओम HGM पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञान श्री स्कूल, न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन, कनक पब्लिक स्कूल, श्री कृष्ण बाल मंदिर, IPS स्कूल, JPS स्कूल, श्री माधव विद्या निकेतन गांधीनगर, श्री आधारशिला जूनियर कॉलेज, श्री वीरेंद्र नायक जी का श्री गुरुकुल पब्लिक स्कूल, हमारे अध्यक्ष महोदय जी का श्री माधव विद्या निकेतन, श्री शांति ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, श्री प्रमिला सेंट सेबिस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल, HD शुक्ला जी का बेली पब्लिक हाई स्कूल, शुभम पब्लिक स्कूल, श्री डिवाइन स्कूल, एडविन मसीह जी का श्री नवीन क्या लिखा है प्रथम एकेडमी, अवंतीबाई कॉलोनी जी का श्री रंजीत जी का स्कूल, और भी मेरे पास कई हमारे सहयोगी साथी रहे जिनका सहयोग हमें मिलता रहा है, उनमें मैं और भी नाम रहेगा श्री सत्य साई विद्या निकेतन, किरण विद्या विहार, सरस्वती बाल मंदिर राजेश विस्पत जी का, श्री केशव विद्यालय, श्री LK प्रजापति, सेंट मेरी स्कूल, प्रेसिडेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल, ड्रीम एकेडमी, रेनबो किड्स दीपक पाल जी का, लक्ष्य एकेडमी मुन्ना ठाकुर जी का, एलाइट पब्लिक स्कूल, अथर्व पब्लिक स्कूल, प्रेसिडेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल, न्यू प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल मांगलिया, नव आदर्श शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल राजनगर जी का, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, रवि जी का DPS ऑफिस, आयुष एकेडमी, और भी कई ऐसे नाम रह गए हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से और बैक स्टेज से कई सारे ऐसे सहयोग दिए हैं जिनका संस्था द्वारा हार्दिक अभिनंदन वंदन। साथ ही साथ हमारे जो मंच के सीधे हाथ की तरफ जो स्टॉल लगे हुए हैं श्री साई कलेक्शन जी का, श्री रॉयल यूनिफॉर्म, 4 प्रेस वाले जो कि पूरे देश भर के हॉस्पिटलों को अपनी सुविधाएं देते हैं, अक्सा इंटरनेशनल जो एविएशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, जो आने वाली पीढ़ियों को नई ऊंचाइयों पर उड़ाते हैं, एयर होस्टेस के रूप में ट्रेनिंग देकर उन्हें प्लेसमेंट देते हैं, रॉयल यूनिफॉर्म, और साथ ही साथ SBI लाइफ इंश्योरेंस के श्री सत्य कुमार जी पटेल, इन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। संस्था द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। और इस गुरु मंत्र कार्यक्रम में जायसवाल स्टेशनरी रवि जायसवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत, धन्यवाद। सभी संचालक महोदयों से मेरा निवेदन है कि वे रुके और यदि वे बोलते ना फोडाट बोलते ना, अब मैं आपसे बोल रहा था कि सभी संचालक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वे यदि नाश्ते के लिए शुरू में रह गए हो तो थोड़ा सा रुके, वेट करें। बच्चे सभी अपने अपने सुरक्षित ढंग से, सभी अपने बच्चे को सुरक्षित ढंग से उनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाएं। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, मैं माइक को छोड़ रहा हूँ और आप लोगों के अब रिव्यू लेना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आपको यदि कोई शिक्षा, कोई जानकारी मिली हो तो एक बालक को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे ही रिव्यू यदि और भी आते हैं तो बड़ा ही आनंद का विषय है। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो गुरुजी ने मुझे प्रवचन दिए, हम सभी को प्रवचन दिए, उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मैंने ज़्यादा तो मैं यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाऊँ, मैं थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा देर लेट आया था, परंतु मैंने जितना भी सुना है उससे मैं इतना प्रभावशाली हुआ हूँ कि मैं जो गुरुजी ने कहा है मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा और गुरुजी के बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करूँगा। और गुरुजी ने जो हनुमान चालीसा का 37वां या फिर कोई सा श्लोक बोला है,
वो बहुत ही प्रभावशाली लगा मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम पे पीछे था, सबसे पीछे, वहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा था, परंतु मैंने सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत ही शांति पहुँची। और इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी एकाग्रता लाने में, मुझे पढ़ाई करने में। और आप सभी का और गुरुजी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी स्कूल वाले अपने बच्चों के साथ स्टेज पर आकर अपना फोटो लेना चाहते हैं, जो भी संचालक बंधु स्टेज पर आकर अपना फोटो ले सकते हैं, वो एक एक करके कतारबद्ध आइए और बड़ी शालीनता के साथ फोटो लीजिए। हमारे फोर्ड आर्ट वाले भरत साहू जी का विशेष सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में। हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं देते हैं भरत जी साहू। जो विद्यालय भी फोटो यहाँ पे मंच पे लेना चाहते हैं, कृपया क्रम से जल्दी जल्दी करके फोटो को पूर्ण करें कि अन्य विद्यार्थियों के, अन्य विद्यालयों का नंबर भी आ पाए। और सभी संचालक बंधुओं से निवेदन है कि अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, तो 5 मिनट और रुक के संचालक बंधु और स्टाफ अल्पाहार करके नाश्ता करके ही जाएं। जिन बच्चों का फोटो नहीं हुआ है, कृपया लाइन में आके फोटो तुरंत उतरा के अन्य बच्चों को, विद्यालय को मौका दें। और हमारे जो सहयोगी रहे हैं, जयसवाल स्टेशनरी, भरत जी साहू, और ड्रेस के जो हमारे सहयोगी रहे, तो संचालक बंधुओं से निवेदन है कि जो हमारा सहयोग करता है, हमारे कार्यक्रमों में, इतने अच्छे कार्यक्रमों में सहयोग कराए, तो संचालक बंधुओं से निवेदन है कि वो भी उनकी ड्रेस और या फिर उनके बुक्स लगाकर हम भी उनका सहयोग करें। जैसा कि गुरुजी का आदेश था कि आपका जो स्वास्थ्य रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण श्रृंखला में मैं आप लोगों को एक बड़ी सूचना देने वाला हूं कि प्रो बॉडी लाइन फिटनेस एक बॉडी जिम सेंटर आपके कुशवा नगर क्षेत्र में खुलने जा रहा है, जो कि 3000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बना हुआ है। 26 जनवरी को ओपनिंग है। भरत साहू और जगदीश साहू जी का एक प्रो बॉडी लाइन फिटनेस जिम आप सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुशवा नगर चौराहे पर 3000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ शहर का एक विशालतम जिम आपके लिए 26 जनवरी को ओपनिंग होने जा रहा है, जिसके ओपनिंग में आप सभी आमंत्रित हैं हमारे भरत साहू जी द्वारा। गुरुकुल के बच्चे मंच पर आ जाए।